इतनी उम्मीदें हैं। प्रेजेंट में कॉल रिजेक्ट हो गई और कनेक्शन रिजेक्ट होते देख लूका ने रिएक्ट किया। उस पल शक बारबरा पर गया, लेकिन लॉजिक ने इशारा किया कि नीचे के सेक्टर्स के स्टूडेंट के लिए एकेडमी के एंड्रॉइड्स को कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। जल्द ही बातचीत से खुलासा हुआ कि नोबल्स एंड्रॉइड्स में दखल दे सकते हैं, जिससे इशारा मिला कि कलीसा ने जिजेल को ढूंढने और अटैक करने के लिए बारबरा का इस्तेमाल किया था। जिजेल से कांटेक्ट करने का दूसरा रास्ता ढूंढते हुए लूका को एनरिको की कॉल से हैरानी हुई, जो एक्साइटेड था। एनरिको लूका की तरफ दौड़ा और पूछा कि क्या उसने जिजेल से उसकी अच्छी बातें की हैं। मुस्कुराहट के साथ लूका ने कंफर्म किया कि उसने की है, उस मौके का फायदा उठाते हुए जो सामने आया था। थोड़ी देर बाद जिजेल एनरिको के साथ अपने फीलिंग्स को लेकर साफ थी। उनकी मीटिंग में उसने उसे बताया कि वह इंटरेस्टेड नहीं है और माना कि उसकी मौजूदगी उसे अनकंफर्टेबल करती है। जिजेल ने फिर एनरिको से उसका पीछा करना बंद करने को कहा, जिससे वह हाथ में फूलों का बुके लिए आंसुओं में रह गया। लूका बस एनरिको को वहां से भागते हुए देखता रहा। एनरिको को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने के बाद लूका ने खुद से वादा किया कि एक दिन वह उसकी मदद करेगा। नए प्लान के साथ लूका अपने छुपने की जगह से निकल गया। जल्द ही लूका ने जिजेल कस्टोरिया को पुकारा, जिससे उसने कंफर्म किया कि वह जानती थी कि वह वहां है। जब जिजेल ने उसके बिहेवियर की शिकायत उसके पिता से करने की धमकी दी तो लूका ने उसे बीच में रोका, यह कहकर कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसने फिर खुलासा किया कि उसने पहले ही टमेला को सिचुएशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता दिया है। जिजेल ने गुस्से में लूका से सवाल किया, लेकिन उसने ठंडे दिल से जवाब दिया कि उसके पास उसे चेतावनी देने की कोई वजह नहीं थी। यह सुनकर जिजेल पीछे हट गई। वह इस खबर से पूरी तरह घबरा गई थी। वह रोने लगी कि कैसे कुछ ही पलों में उसकी इज्जत और फैमिली में उसका रुतबा खत्म हो गया। गुस्से में आकर जिजेल ने लूका का कॉलर पकड़ा और चिल्लाई कि यह सब उसके यहाँ आने की वजह से हुआ है। लूका ने शांति से उसे पकड़ा और सच बताने के बदले मदद का ऑफर दिया, पर जिजेल ने एक ट्रेनी गार्ड की बात पर मजाक उड़ाया। जिजेल को हैरान करते हुए लूका ने पूछा कि अगर उसे पता चले कि वह जल्द ही कास्टोरिया फैमिली का हिस्सा बनने वाला है तो वह क्या करेगी। जिजेल की हैरानी देखकर लूका ने पूछा कि क्या उसे कभी अजीब नहीं लगा कि एकेडमी में उसे ही उसका गाइड क्यों बनाया गया। इसके बाद उसने बताया कि वह एक जीनियस है जिसके पास मेडल ऑफ ऑनर है और उसे चीफ सेंचुरियन का सपोर्ट भी हासिल है। लूका ने हर मुश्किल में मदद का वादा किया, जिसे सुनकर जिजेल को उसके ऑफर पर शक होने लगा। तब लूका ने समझाया कि केस सॉल्व करने से उसे चीफ सेंचुरियन से और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, जिससे वह दोनों साथ में आगे बढ़ सकते हैं। यह सुनकर जिजेल करीब आई और आखिरकार मान लिया कि वही एंड्रॉइड्स को कंट्रोल कर रही थी और उसी ने बारबरा का श्राप बनाया था। दोनों बैठ गए और जिजेल ने कहानी सुनानी शुरू की। कहानी शुरू हुई ये बताते हुए कि बारबरा सिर्फ एक पहचान वाली नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की थी जिस पर जिजेल भरोसा करती थी। यह सब 3 साल पहले शुरू हुआ, जब जिजेल की क्यूरियोसिटी ने उसे बारबरा से मिलवाया, जो अच्छी और हुनरमंद लगती थी। जिजेल के मुताबिक मुसीबत तब शुरू हुई जब एक लड़के ने बारबरा से दोस्ती करनी चाहिए, जो अपने अच्छे स्वभाव की वजह से सब में पॉपुलर थी। बचपना और बारबरा का साथ खोने के डर में जिजेल ने एक रोबोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो एक एंड्रॉइड जैसा दिखता था, सिर्फ उस लड़के को डराने के लिए। जिजेल ने बताया कि उसने रोबोट में एक रिकॉर्डिंग रखी थी। वह प्रोग्राम किया गया था कि लड़के को कहे कि बारबरा से दूर रहे और रात को उसका पीछा करे, लेकिन इस शरारत का बुरा नतीजा निकला। लड़के के सर पर चोट लगी, वह ट्रॉमा की वजह से एकेडमी छोड़ गया और जिजेल ने डर के मारे रोबोट को फेंक दिया। चोट लगने की वजह से जिजेल की जांच होने लगी। बारबरा, जिसने जिजेल को रोबोट के साथ छेड़छाड़ करते देख लिया था, उसने सब कुछ जान लिया। तब बारबरा ने सुझाव दिया कि जिजेल विक्टिम बनकर दिखाए ताकि शक हट जाए, और जिजेल ने एंड्रॉइड्स रिपेयर करने के अपने हक का इस्तेमाल करके एक चिप इंस्टॉल कर दी। बिना समझे कि क्या हुआ, एंड्रॉइड पागल हो गया और उसने जिजेल पर हमला कर दिया, जिससे वह इस घटना की दूसरी विक्टिम बन गई। उस पल से श्राप सच में शुरू हो गया और बारबरा का व्यवहार भी बदल गया। जल्द ही बारबरा अजीब बातें करने लगी, जिजेल को दूर रहने को कहने लगी और कहने लगी कि उसे और विक्टिम्स चाहिए। इस खुलासे के साथ जिजेल धोखा खा गई और एक ऐसी स्थिति में फंस गई जिसे अकेले सुलझाना नामुमकिन था। इस तरह जिजेल पूरी तरह बारबरा के कब्जे में आ गई और बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक एक विजुअल इंटरफेरेंस दिखाई दी, जिसमें बारबरा की तस्वीर थी, जो बार बार पूछ रही थी कि क्या जिजेल ने उनका राज एक लड़के को बता दिया है। बारबरा की आवाज ने जिजेल को गद्दार कहा, जिससे वह दर्द से तड़प उठी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि बारबरा ने जिजेल के पर्सनल डिवाइस को हैक कैसे किया, जिसमें हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। जैसे ही एक अजीब आवाज बढ़ी, यह साफ हो गया कि आवाज जिजेल के डिवाइस से नहीं आ रही थी और उन्हें वहां से तुरंत निकलना होगा। वह मैकेनिकल आवाज एक करीबी अटैक डिवाइस के एक्टिवेट होने की थी। अचानक एक गोली चली, जो सीधे लूका को लगी और दोनों पीछे गिर गए। इम्पैक्ट की वजह से वह पीछे छिटक गए। एक पिलर के पीछे छुपे हुए लूका इस अचानक हमले के बाद सांस लेने की कोशिश करने लगा। लूका फिर उस लड़की की तरफ बढ़ा जो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर उसने जल्दी से उसे अपने घाव पर बांध लिया ताकि खून बहना रुक जाए। गोली एक अटैक ड्रोन से चली थी और लूका जानता था कि सीधी लड़ाई से उसका घाव और बढ़ जाएगा।
और मुसीबत ये थी कि लूका के पास सिर्फ एक पॉकेट नाइफ था। वहां की खामोशी से लग रहा था कि किसी और ने इस घटना को नहीं देखा। अचानक उसके चेहरे पर सख्ती आ गई, जिससे पता चला कि वह बारबरा से बदला लेने के लिए तैयार है। जल्द ही लूका ने देखा कि जिजेल उठ गई है। उसने पूछा कि क्या गोली लगी है, और लूका ने दर्द में सर हिलाकर हाँ कहा। तभी गोलियों की बौछार शुरू हो गई, जिससे उन्हें पिलर के पीछे छिपना पड़ा। छुपे हुए लूका अफसोस करने लगा कि उसे ड्रोन की सही जगह नहीं पता थी ताकि वह पलटवार कर सके। तभी उसे एक नया आइडिया आया। उसने जिजेल को पुकारा, जिसने तुरंत जवाब दिया, और फिर उसने उससे एक शीशा मांगा। शीशे के रिफ्लेक्शन में हमला करने वाला ड्रोन आखिरकार दिख गया। जैसे ही लूका ने उसे देखा, उसने अपना चाकू निशाने पर फेंका। टकराते ही एक बड़ा धमाका हुआ और ड्रोन फट गया, जो पीछे की तरफ उड़ गया। अचानक लूका का कम्युनिकेटर अपने आप चलने लगा, जिससे वह कंफ्यूज हो गया। डिवाइस के जरिए उसने जिजेल को बुलाने की कोशिश की, जो बस कुछ मीटर दूर थी। जिजेल ने भी अपना कम्युनिकेटर चलाने की कोशिश की, पर उसने बताया कि वह कुछ नहीं कर पा रही। कम्युनिकेटर में बारबरा की आवाज गूंजी, जो जिजेल से पूछ रही थी कि उसने धोखा क्यों दिया, जबकि बारबरा ने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया था। जैसे ही बारबरा ने लूका का नाम लिया, जिजेल की कलाई जोर से पकड़ ली गई। एक जोर की पकड़ के साथ लूका ने कम्युनिकेटर बंद कर दिया, ये कहते हुए कि उस पागल औरत की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लूका ने फिर जिजेल को अपनी बाहों में उठा लिया, ये कहते हुए कि उन्हें पहले किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। जैसे ही लूका जिजेल को लेकर आगे बढ़ा, फीलिक्स ने कम्युनिकेटर पर बात की और बताया कि वह अभी वहां पहुंचा है। फीलिक्स से मिलने पर लूका ने ऑर्डर्स के बारे में पूछा, पर उसके नए साथी ने बताया कि उसे ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जिजेल इस बात से हैरान थी। उसने पूछा कि क्या उसके पिता इसके पीछे हैं, और फीलिक्स ने हाँ कहा। इस बात ने उसे सुन्न कर दिया और वह समझ गई कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया है। जैसे ही जिजेल परेशान हुई, गार्ड लूका ने सोचा कि जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। चीफ की बेटी होने के बावजूद जिजेल एक सिविलियन थी और स्पेशल ट्रीटमेंट मिशन को खतरे में डाल सकता था। फीलिक्स की तरफ मुड़कर बात आगे बढ़ी, जबकि जिजेल खामोश रही। फीलिक्स ने लूका के हाथ की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या दर्द हो रहा है, पर लूका ने घाव को नजरअंदाज कर दिया। मुस्कुराते हुए फीलिक्स ने कहा कि अगर घाव कोई दिक्कत नहीं है तो वह आगे बढ़ सकते हैं। उसने पूछा कि क्या लूका नॉर्मल स्पीड से चल सकता है, और लूका ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। जैसे ही फीलिक्स ने कम्युनिकेटर पर अपनी लोकेशन बताई कि वह दोनों के साथ है, एक अचानक गोली उसे लगी, जिससे उसका मैकेनिकल हाथ अलग हो गया। जल्दी से वह कवर में भागे ताकि और गोली न लगे। हथियार हाथ में लिए लूका समझ गया कि गोली बहुत करीब से चली थी, पर उसे कोई दिख नहीं रहा था। स्थिति अजीब थी, जैसे कि रॉयल गार्ड्स ने ही गोली चलाई हो। फीलिक्स ने बारबरा की क्षमता पर सवाल उठाया। अचानक एक अनजान आवाज आई, जिसने बात करने का प्रस्ताव रखा। लूका हैरान था कि उसने शूटर को पहचान लिया। आवाज आगे बोली कि अगर शूटर ने फीलिक्स के सर पर निशाना लगाया होता तो वह उसे देख पाता। शायद वह हमले में बच न पाता। लूका ने उससे पूछा कि क्या उसे पता है कि वह किससे बात कर रहा है। शूटर ने जवाब दिया कि वह जानता है कि वह सिर्फ ट्रेनी गार्ड्स हैं, और वक्त बर्बाद न करते हुए वह सीधे मुद्दे पर आएगा। ऑर्डर साफ और सीधा था। वह चाहता था कि वह जिजेल कस्टोरिया को उन्हें सौंप दें। लूका ने इसे किडनैपिंग समझा, पर हमलावर ने समझाया कि उसकी प्रिंसेस को वह औरत चाहिए। धमकी अब पर्सनल हो गई थी, और जिजेल का जिक्र सुनकर लूका समझ गया कि फीलिक्स पर फिर हमला हुआ है। जिजेल लूका को देखती है, हमले से पूरी तरह सुन्न होकर। सामने का नजारा लूका को हैरानी में जमा देता है। शूटर, जो कैमोफ्लाज में छिपा था, फीलिक्स को गले से उठा लेता है, उसे हवा में ही बेबस कर देता है। जल्द ही दुश्मन पूरी तरह सामने आता है, एक कॉम्बैट सूट पहने हुए, जो उसकी पहचान को पूरी तरह छिपा लेता है। लूका तब एक टारगेटिंग सिस्टम देखता है जो दुश्मन से निकल रहा था। दुश्मन के पूरी तरह कैमोफ्लाज्ड सूट ने उसे अब तक छिपा रखा था। अब वह सीधे खतरे का सामना कर रहे थे। जिजेल लूका का हाथ जोर से पकड़ती है, खतरे को महसूस करते हुए। लूका तब जिजेल के आगे खड़ा हो जाता है, उसे कहते हुए कि वह उसके लिए वक्त निकालेगा और उसे सिग्नल मिलते ही जितनी तेजी से हो सके भागने को कहता है। जिजेल भागने के प्लान का विरोध करती है, लेकिन बहस का वक्त न होने पर लूका उसे मजबूती से पकड़ता है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहता है। एक जल्दी काउंटडाउन के बाद दोनों सही पल पर एक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। लूका के सिग्नल पर जिजेल तेजी से भागती है, जबकि वह पीछे रुक जाता है। लूका तुरंत अपने हथियार से निशाना लगाता है, जिजेल को कवर देते हुए, जैसे वह पीछे की तरफ तेजी से जा रही थी। कुछ पल बाद लूका की गोलियां दुश्मन के पास से गुजर जाती है। जैसे ही लूका एक और गोली चलाता है, उसे एहसास होता है कि उसके दुश्मन के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं। दुश्मन तब बताता है कि वह 2 फ्रेशमैन को मारना नहीं चाहता। कंफ्यूज होकर लूका फ्रेशमैन शब्द पर सवाल उठाता है, सोचता है कि क्या वह असल में बड़े नहीं हैं। एक तेज हरकत के साथ वह शख्स लूका को चेतावनी देता है कि ध्यान दे अगर वह मरना नहीं चाहता। जैसे ही लूका अपना बचाव करता है, कैडेट समझ जाता है कि उसका दुश्मन कोई आम फाइटर नहीं बल्कि एक रॉयल गार्ड है। हमलावर तब बताता है कि उसका असली निशाना जिजेल है और वह पहले लूका से निपटने की सोचता है।
हमले की ताकत से पीछे गिरते हुए लूका समझ जाता है कि अगर लड़ाई ऐसे ही चली तो हार पक्की है। अभी भी गिरते हुए वह जल्दी से कोई हल ढूंढने की कोशिश करता है। इस नई जगह से लूका जल्दी से अपने दुश्मन को एनालाइज करता है और एक नई अटैक स्ट्रैटेजी बनाता है। उसकी नज़र मेटल की एक चमक पर पड़ती है, एक चाकू, जो उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह फिलिक्स का है। लूका जल्दी से अपनी पिस्टल फेंकता है जमीन पर पड़े चाकू को हिट करने के लिए। वह फिर चाकू उठाता है, उसे मजबूती से पकड़कर और पलटवार के लिए आगे बढ़ता है। एक तेज वार के साथ लूका का ब्लेड आगे बढ़ता है, दुश्मन के गार्ड से टकराता है। हिट होने पर हैरान गार्ड पूछता है कि क्या वह कार से बाहर निकल सकता है। लूका से पूछता है कि क्या वह आरसीज कॉम्बैट आर्ट्स यूजर है। दुश्मन तब लूका के लगातार हमलों से बच जाता है, तेजी से उनके बीच दूरी बनाते हुए। पीछे हटने के बाद दुश्मन लूका के हुनर को मानता है, कहते हुए कि वह एक आखिरी लेसन के साथ खत्म करेगा। वह फिर कहता है कि हालांकि उन्होंने बस थोड़ा खेला है, पर चीजें पहले ही मुश्किल हो गई हैं। दुश्मन के व्यवहार में अचानक बदलाव देखकर लूका अपने ब्लेड पर पकड़ मजबूत करता है, अलर्ट रहते हुए। जख्मी लूका दुश्मन की झिझक और जिजेल की सुरक्षा के बारे में सोचता है। फोकस करने में मुश्किल महसूस करते हुए वह जानता है कि उसे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। गार्ड तब उसे चेतावनी देता है कि एक तरफ हो जाए और अपनी जान ऐसे न गंवाए। लूका गहरी सांस लेता है, सोचते हुए कि दुश्मन को यह सब मजेदार लग रहा होगा। साफ दिमाग के साथ वह फैसला करता है कि उसका घाव और दुश्मन की पहचान अब मायने नहीं रखती। इसके साथ लूका अपना ब्लेड उठाता है, एक नए फैसलाकुन वार के लिए अपनी एनर्जी को चैनल करते हुए। लूका तब एक ऐसा वार करता है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। जैसे ही लूका हमला करता है, दुश्मन उसकी ट्रेनिंग की तारीफ करता है और दूसरा मौका मांगता है, अगर वह अपनी जिंदगी एम्पायर को समर्पित करना चाहता है। हमलावर तब लूका की आंखों में देखता है और पूछता है कि क्या वह सच में सोचता है कि उसे मारा नहीं जा सकता। लूका जवाब देता है, एम्पायर एक चीज है, अपने ब्लेड से एक और वार को ब्लॉक करते हुए जो उसने जमीन में गाड़ रखा था। लूका जोड़ता है, तुम्हारा रवैया हालांकि एक अलग मामला है और यह मुझे परेशान कर रहा है। यह सुनकर दुश्मन हंसने लगता है। दुश्मन कहता है, साम्राज्य में ऐसे बागी लोगों की कोई जगह नहीं है। फिर वह अपना नाम रिक काइजर बताता है, जो एक रिपब्लिकन है। खून बहते हुए लूका पूछता है, क्या तुम गद्दार हो? रिक कहता है, रेजिस्टेंस फाइटर कहना ज्यादा सही होगा। लूका मुस्कुराकर कहता है, तुम बहुत भौंक रहे हो। रिक जवाब देता है, यह सिर्फ भौंकना नहीं है। इतना कहकर रिक हवा में उड़ने लगता है। वह अपनी एनर्जी से घिरा हुआ है। वह तेजी से आगे बढ़ता है और लूका पर हमला करता है। लूका अपने खाली हाथों से रिक के हमले को रोक लेता है। टक्कर इतनी जोर की थी कि लूका का लोहे का हाथ टूटने लगता है। रिक दोबारा हमला करता है। वह लूका का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। रिक लूका का गला पकड़कर कहता है, यह तुम्हारे पास जिंदगी भीख मांगने का आखिरी मौका है। हिले बिना भी लूका एक हिम्मत भरी मुस्कान देता है। रिक एक हाथ से लूका को हवा में उठा लेता है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी लूका बिना डरे अपनी बात कहता है। उसकी बात सुनकर रिक कहता है, अगर तुम जिंदा बच गए तो किनुआन को मेरा सलाम कहना। लूका को आखिरी चीज जो सुनाई देती है वह उसकी गर्दन टूटने की आवाज है। सीन अब इंपीरियल कैपिटल आर्मी हॉस्पिटल में बदल जाता है। अंदर फीलिक्स बिस्तर पर उठता है, लूका को बुलाता है और दर्द की शिकायत करता है। फीलिक्स के पास बैठे हुए लूका कहता है, बोलने की कोशिश करोगे तो दर्द तो होगा ही, खासकर तुम्हारी गर्दन की वजह से। लूका बताता है कि फीलिक्स का दिमाग बहुत डैमेज हो गया था क्योंकि गर्दन देर तक टूटी रही। फिर भी वह फीलिक्स को किस्मत वाला मानता है। लूका याद करता है कि जिजेल 4 गार्ड्स के साथ आई थी। अगर वह जल्दी ना आती तो लूका की हालत भी खराब होती। तभी हिमालस वहां आता है। वह लूका से कहता है कि शांत रहे और उठने की कोशिश न करे। हिमालस बिस्तर के पास बैठ जाता है अपने सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुनने के लिए। लूका रिपोर्ट देता है कि फीलिक्स ने अपना फर्ज निभाया और आखिरी दम तक लड़ा। वह पूरी घटना बताने की तैयारी करता है। लड़ाई का पूरा हाल बताने के बाद लूका कहता है, बस इतना ही। हिमालस बताता है कि रिक काइजर का असली नाम रिक सिल्वा है, जो साम्राज्य का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। हैरान होकर लूका सुनता है कि हर क्रिमिनल को पब्लिक नहीं किया जाता, खासकर जब करप्शन की बात हो। लूका पूछता है, एक परफेक्ट साम्राज्य में करप्शन का क्या मतलब? यह समझकर कि रिक अकेला गद्दार नहीं था, हिमालस लूका को मिशन की सारी डिटेल बताने का फैसला करता है। वह ऑपरेशन जूलियट का खुलासा करता है, जो 5 साल का प्लान था ताकि नेमेसिस नाम के एंटी एम्पायर ग्रुप के लीडर्स के करीब जा सके। जब हिमालस कहता है कि नेमेसिस बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, तो लूका पूछता है, क्या मिशन इसलिए फेल हुआ क्योंकि मैंने रिक को नहीं पकड़ा? लूका को समझ आता है कि प्लान कामयाब रहा क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को नेमेसिस के अंदर घुसा दिया था। जल्दी ही लूका को पता चलता है कि बारबरा उनकी साथी है, जिसे ग्रुप ने हैकर के तौर पर रखा था। यह सुनकर कि बारबरा ने उनका ध्यान खींचने के लिए इतनी मेहनत की थी, लूका खामोशी से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। लूका समझ जाता है कि सारी कुर्बानियां, फीलिक्स का दिमाग डैमेज होना और जिजेल का दर्द,
सब सिर्फ इस्तेमाल की गई चीजें थीं। जब लूका पूछता है कि क्या जिजेल को पता है, हिमालस कहता है नहीं, और कहता है कि उसे अनजान रहने देना ही बेहतर है। हिमालस पूछता है कि क्या लूका जानता है वह उसे यह सब क्यों बता रहा है। डिस्पोजेबल शब्द दिमाग में घूमते हुए लूका सोचता है कि क्या उसे भी ऐसे ही फेंक दिया जाएगा बिना कुछ हासिल किए। लूका के सामने एक डिजिटल स्क्रीन आती है, उसे डॉक्यूमेंट पढ़कर साइन करने को कहा जाता है। वह लड़का थोड़ी देर खामोश रहता है। हिमालस उसका कास्टोरिया फैमिली में स्वागत करता है। स्क्रीन पर दिखता है कि यह उसके नाम का अडॉप्शन पेपर है। हॉस्पिटल के कमरे में लूका बिस्तर के पास बैठा है और फीलिक्स अभी भी बेहोश है। पास ही इस्तेमाल की गई गंदी सुइयां पड़ी हैं। कुछ वक्त पहले हिमालस ने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने में वक्त लगेगा। लूका की रीढ़ की हड्डी में एक नया इम्प्लांट डाला गया था और उसे निकालने के बाद वार्न किया गया था कि उसे दर्द और तकलीफ होगी। बिस्तर पर लेटे हुए फीलिक्स लूका को बुलाता है जब वह कमरे से निकलने वाला होता है। पीछे मुड़े बिना कैडेट अपनी गर्दन के इशारे से बताता है कि वह जा रहा है। आखिरी बार गुड लक बोलकर लूका मुड़ता है और बाहर की तरफ चल देता है। अब ट्रेनिंग सेंटर में लूका कॉरिडोर में चल रहा है और बाकी स्टूडेंट्स उसे देख रहे हैं। चलते हुए वह एक स्क्रीन देखता है जिसमें बारबरा द विच दिख रही है। वह समझने की कोशिश करता है कि वह एक जासूस थी और उसकी दुश्मन। लूका याद करता है कि लड़की ने जैसे एक्ट किया था वह सिर्फ नाटक नहीं लग रहा था। वह एक पल के लिए रुकता है और खिड़की से बाहर देखता है। तभी वह सोचता है कि क्या उसका ऑर्फनेज का पास्ट और किनुअन से मिलना सिर्फ एक इत्तेफाका था। वह एकेडमी की घटनाओं के बारे में सोचता है कि क्या वह सच में अपनी मर्जी से कर रहा था। इन ख्यालों के बाद भी वह फैसला करता है कि वह अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा है। एक मजबूत कदम के साथ वह इन शक्कर को दूर करता है, कहता है कि उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। खिड़की से दूर हटते हुए लूका सोचता है कि यह सब एक फैंटेसी है और कैप्टन की बातें सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट थी। अपने मैकेनिकल हाथ को भींचकर वह फैसला करता है कि वह यह मौका हाथ से नहीं जाने देगा। एक दरवाजे के सामने खड़े होकर वह खुद से कहता है कि यह जिंदगी बदलने का एक अनोखा मौका है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, क्विनुअन लूका का स्वागत करता है और पूछता है कि एकेडमी में कैसा रहा। जब इंस्ट्रक्टर चाय देता है, लूका कहता है कि इतना मजा आया कि वह वापस आना ही नहीं चाहता था। क्विनुअन फीलिक्स के बारे में अफसोस जताता है। जैसे ही लूका बैठता है, वह सुनता है कि उसका दोस्त एक बेहतरीन रिक्रूट था और उसे चाय का कप मिलता है। वह लड़का चाय को घूरता है, इंस्ट्रक्टर की सच्चाई पर शक्र करते हुए। लूका किनुअन को बताता है कि रिक ने उसे सलाम भेजा है और कहा है कि वह ठीक है। चाय पीने के बाद किनुअन रिक सिल्वा का नाम लेता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रिक गद्दार बन जाएगा। कैडेट नोट करता है कि दोनों करीब लग रहे थे और किनुअन मानता है कि वह साथी थे। रिक की तारीफ करता है। जब पूछा गया, किनुअन कहता है कि उसका किसी टेररिस्ट से कोई कांटेक्ट नहीं होगा। लूका फैसला करता है कि वह यह कैप्टन को नहीं बता सकता। वह कहता है कि क्योंकि यह उसकी जान के लिए खतरा हो सकता था, इसलिए उसने पहले क्विनुअन से बात की। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि लूका को रिक की इतनी चिंता क्यों है। सीधा जवाब दिए बिना लूका पूछता है कि आर्कीज कॉम्बैट आर्ट्स क्या है। क्विनुअन जानना चाहता है कि लूका को यह क्यूरियोसिटी क्यों है। फिर लूका बताता है कि साम्राज्य के पास टेक्निक यूज करने वालों की अलग लिस्ट है और इसी वजह से रिक ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इंस्ट्रक्टर थोड़ी देर खामोश रहता है, चाय पीते हुए। जल्दी ही किनुअन लूका की तारीफ करता है कि वह चालाक है और उसे लूका कस्टोरिया बुलाता है। किनुअन पास आता है और कहता है कि कैडेट अपने बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत कुछ जानता है। लड़का जवाब देता है कि वह समझ गया है कि इसका क्या मतलब है। इंस्ट्रक्टर बताना शुरू करता है कि 200 साल पहले साम्राज्य के इतिहास में पहली बगावत हुई थी। बगावत का नेता एक इमिग्रेंट एडवाइजर था जिसका नाम नोएल मुलिस्का था, जिसने साम्राज्य को लड़ाई की स्ट्रेटेजीज दी थी। सीधी लड़ाई को नामुमकिन समझकर नोएल ने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके साम्राज्य का सामना करने का फैसला किया। इस तरह आर्ची विक्टिमा टेक्निक का जन्म हुआ। किनुअन नाम को सही करके आर्सीज कॉम्बैट आर्ट्स कहता है। कहानी सुनकर लूका समझ जाता है कि जो टेक्निक उसने सीखी वह एक ट्रेडर से शुरू हुई थी। किनुअन बताता है कि इस स्किल से नोएल और उसके साथी साम्राज्य से लड़ पाए और ऐसे लोगों को चुनते रहे जो इसके लायक थे। लूका समझ जाता है कि यह टेक्निक लड़ाई में काम आती है, खासकर जब कोई और ऑप्शन न हो। लूका अंदाजा लगाता है कि यह स्टाइल उन फाइटर्स के लिए बनी थी जो सोल्जर नहीं थे और किनुअन उसकी बात सही मानता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि बड़े ऑपरेशन के दौरान भी नोएल और उसके साथी जिंदा बच निकले। इस तरह वह पूरे साम्राज्य में फैल गए, डिस्पोजेबल सोल्जर्स को भर्ती करके आउटपोस्ट पर हमला करने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर वह पकड़े भी जाते, क्योंकि उन्हें सिर्फ मेन ग्रुप को बचाना था। लूका कहता है कि वह समझ सकता है क्योंकि बिना किसी खास गियर के गद्दारों को आम लोगों में मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिना गियर के भी वह आर्कीज कॉम्बैट आर्ट्स से लड़ सकते थे और आसानी से भाग सकते थे। उस पल लूका समझ गया कि रिक ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया और साम्राज्य ने टेक्निक यूज करने वालों की लिस्ट क्यों बनाई। जब लूका ने पूछा कि साम्राज्य गद्दारों को कैसे ढूंढता था, किनुअन ने बात काटते हुए कहा कि सारे सस्पेक्ट्स को मार दिया गया। किनुअन बताता है कि आम लोगों और गद्दारों में फर्क करने का वक्त नहीं था। कुछ इलाकों को पूरी तरह साफ कर दिया गया ताकि बगावत खत्म हो सके। भले ही कुछ आर्कीज कॉम्बैट आर्ट्स यूजर्स नहीं बच पाए। जब पूछा गया कि क्या यह साम्राज्य का सीक्रेट इतिहास है, क्विनुअन ने बताया कि वह इसे छुपाते नहीं पर खुलेआम बताते भी नहीं।
इस तरह इस सीक्रेट इतिहास के 3 मुख्य पॉइंट थे। नोएल मुलिस्का की गद्दारी, बगावत को खत्म करने के लिए किया गया मैसेकर, और यह कि किनुअन जो इंपीरियल गार्ड इंस्ट्रक्टर है उसने यह टेक्निक सीख रखी है। लूका पूछता है कि क्या कैप्टन उसे किनुअन के पास इसलिए लाया था क्योंकि कैप्टन को शक था कि लूका का ट्रेडर्स से कोई रिश्ता है। लूका की तारीफ करते हुए किनुअन ने उसके शक को सही बताया और फिर उसे चैलेंज किया कि अगर कोई सबूत है तो दिखाए। किनुअन ने वादा किया कि अगर सबूत हुआ तो वह लूका को एक आखिरी मौका देगा। किनुअन के एटीट्यूड को न समझते हुए लूका ने कहा कि उसे नहीं लगता कि इंस्ट्रक्टर का उनसे कोई कनेक्शन है। किनुअन ने वार्न किया कि कैप्टन अलग सोचता है और उसे नीचे के सेक्टर्स में किनुअन के निशानों को इन्वेस्टिगेट करने की सलाह दी। इसके साथ किनुअन ने भरोसा दिलाया कि यह जरूर मदद करेगा। लूका सोचने लगा कि कैप्टन को कितना पता था जब उसने उसे किनुअन के पास भेजा। जैसे ही लूका निकलने वाला था उसने कहा कि वह जो सुना है वह कैप्टन को रिपोर्ट करेगा। दरवाजा खुलते ही किनुअन ने लड़के को अलविदा कहा। लूका अकेले सनसेट में एक रास्ते पर चलने लगा। सीन पीछे हटता है, शाम के वक्त विशाल इंपीरियल सिटी को दिखाते हुए। लूका एक बिल्डिंग के किनारे रुकता है, होराइजन को देखते हुए। परेशान चेहरे के साथ लूका सोचता है कि वह सिर्फ उसकी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। वह खुद को एक चेस का मोहरा समझता है, सोचता है कि क्या वह इस लड़ाई में जिंदा बच पाएगा। लूका मानता है कि किनुअन को समझना मुश्किल होता जा रहा है और वह जानना चाहता है कि किनुअन असलियत में कौन है। नोएल मुलिस्का के बारे में जानकारी न मिलने पर लूका फैसला करता है कि वह ऐसे हार नहीं मान सकता। वह सोचता है कि उसका एक ही ऑप्शन है, किनुअन की सलाह मानना। अगला कदम लूका सिटी के नीचे के सेक्टर्स में किनुअन के निशानों को ढूंढने का फैसला करता है। लूका को हिमालयस का ऑर्डर याद आता है कि किनुअन पर नजर रखे जो एक शकी गद्दार है और आजादी से घूम रहा है। इसलिए किनुअन ने लूका को नीचे के सेक्टर्स में इन्वेस्टिगेट करने की सलाह दी, भरोसा दिलाते हुए कि यह मदद करेगा। इस तरह लूका समझ गया कि सलाह मानना उसे सीधा खतरनाक नीचे के सेक्टर्स में ले जाएगा जहां नेमेसिस काम करता है। तो ये सिचुएशन एक लॉयल्टी टेस्ट जैसा था। साम्राज्य और किनुअन के बीच एक चाल। वापस न जा पाने पर लूका ने ट्रेल को फॉलो करने की तैयारी की। इस बीच लूका समझ गया कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा और सावधानी की जरूरत है। जल्दी ही लूका हिमालयस के पास रिपोर्ट करने गया, बताते हुए कि उसे टारगेट ने प्रोवोक किया है। कमांडर के सामने लूका ने किनुअन और रिक काइजर का कनेक्शन बताया, पूछते हुए कि वह ऐसे सस्पेक्ट को आजादी से काम क्यों करने दे रहे हैं। इस पर लूका ने कहा कि वह ओबे करता रहेगा, भले ही उसे पूरी सच्चाई न पता हो। कुछ देर बाद हिमालयस लूका की आंखों में देखकर अपना भरोसा जताता है। हिमालयस बताता है कि लूका को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर ऊपर से आया था, यह मानते हुए कि लूका ही नेमेसिस की चाबी है। उस पल लूका पूछता है कि वह इतने खतरनाक आदमी को इंस्ट्रक्टर क्यों रखते हैं। हिमालयस बताता है कि किनुअन को करीब रखने का यही एक तरीका है। जवाब में हिमालयस पूछता है कि क्या अब लूका को सब क्लियर है। कमरे में ही लूका कहता है कि इतने वक्त के बाद भी किनुअन का सेल्फ कंट्रोल ऐसा है कि कोई मौका नहीं मिलता। हिमालयस लूका को आगे बढ़ने के लिए कहता है, बताते हुए कि बहुत से सोल्जर्स फेल हो गए पर लूका ने प्रोग्रेस की है। हिमालयस फिर कहता है कि किनुअन वह इंस्ट्रक्टर, उसे लूका पसंद भी है। मौके का फायदा उठाते हुए लूका एक ऐसी रिक्वेस्ट करता है जो एक ट्रेनी सोल्जर के हक से बाहर है। थोड़ी देर बाद एक ट्रांसपोर्ट कैप्सूल आसमान से तेजी से नीचे उतरती है। सफर के दौरान हिमलुस और लूका आमने सामने बैठे हैं। जैसे ही कैप्सूल नीचे उतरती है, हिमलुस लूका से पूछता है कि क्या वह घबरा रहा है। लूका सच बोलता है कि अगर वह कहे कि वह नहीं घबरा रहा तो वह झूठ होगा। सफर के बीच लूका को वह दरख्वास्त याद आती है जो उसने ईमेल करने के लिए की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि लूका को अपर और लोअर सेक्टर्स में आने जाने का फ्री पास मिल गया। इसके अलावा लूका को हथियार रखने और जांच पड़ताल के लिए पैसे लेने की इजाजत भी मिल गई। लूका की ऑथराइजेशन से उसे वह जानकारी भी मिल गई जो सिर्फ बड़े अफसरों के पास होती है। इतनी मदद के बावजूद हालात खतरनाक हैं, इसलिए लूका को कामयाब होने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। कैप्सूल में ही लूका हिमालयस से कहता है कि उसे डर है कि कहीं उसे मार न दिया जाए क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा जानता है। हिमालयस ईमानदारी से कहता है कि अगर बड़े अफसरों ने मामले को दबाने का फैसला किया तो लूका उन लोगों में होगा जिन्हें खत्म कर दिया जाएगा। फिर भी हिमालयस वादा करता है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लूका को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। इसके तुरंत बाद हिमालयस एक फैमिली कार्ड देता है जो एक ऑथराइजेशन सील दिखाता है। इसके साथ लूका समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी कमांडर के हाथ में है और वह मानता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है। उस वक्त हिमालयस लूका को अपनी नई फैमिली से मिलने को कहता है और लूका एक खास तरीके से पेश आने की बात करता है। जवाब सीधा है, बस वैसा ही रहो जैसे तुम हो, ताकि हिमालयस के बच्चों को मोटिवेशन मिल सके। लेकिन मोटिवेशन शब्द सुनकर लूका को समझ नहीं आता कि इसके पीछे असली इरादा क्या है। यह सोचे बिना कि हिमालयस क्या प्लान कर रहा है, लूका मान लेता है कि अपनी हिफाजत के लिए उसे नियम मानने होंगे। जैसे ही वह अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं, लूका को बताया जाता है कि बस थोड़ी दूर और है। ट्रांसपोर्ट कैप्सूल तेजी से एक बड़ी इमारत की तरफ नीचे उतरती है। जगह को देखकर हिमालयस मानता है कि उसके लिए भी ऐसी जगह पसंद करना मुश्किल है। पहुंचने पर हिमालयस बताता है कि वह इसी जगह पर बड़ा हुआ है। फिर
कैप्सूल सही सलामत लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर उतर जाती है। जल्द ही हिमालस और लूका एक शानदार और सजी हुई हॉल में दाखिल होते हैं। उस वक्त हॉल में पानी का एक बड़ा तालाब भरा हुआ था। हिमालस लूका को पहले आराम करने की सलाह देता है और बताता है कि फॉर्मल मुलाकात बाद में होगी। ऊपर की खिड़की से लूका हॉल में जमा लोगों की भीड़ को देखता है। इस बीच हिमालुस भीड़ के बीच में खड़ा है और सबका ध्यान उसकी तरफ है। लूका कहता है कि यहाँ का माहौल लोअर सेक्टर से ज्यादा अलग नहीं है और वह सोचता है कि क्या यही वह जिंदगी है जिसका उसने सपना देखा था। अचानक बेडरूम के दरवाजे से आई आवाज से लूका उस तरफ मुड़ता है। यह जिजेल है जो सामने आती है और कहती है कि लूका सच में एक कास्टोरिया बन गया है। लूका के सामने जिजेल माफी मांगती है कि उसने पहले कैसा बर्ताव किया और कहती है कि उसका वह रवैया फैमिली के लिए सही नहीं था। शांति से लूका जवाब देता है कि हालात को देखते हुए एक आम इंसान का वैसा रिएक्ट करना नॉर्मल था। वह फिर बताती है कि वह फीलिक्स से भी मिली थी और फीलिक्स ने भी उसे नहीं पहचाना। लूका उससे कहता है कि उसे बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फीलिक्स सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था और वह मना करता है कि वह उसे तसल्ली नहीं दे रहा। मुस्कुराते हुए जिजेल उसकी तुलना एक ऐसी आग से करती है जो बाकी सबसे ज्यादा तेज जलती है। इसके बाद वह पूछती है कि क्या उसे याद है जो उसने कहा था फैमिली में आने पर मदद करने के बारे में। वह जल्दी से अपना वादा पक्का करता है और कहता है कि एक इंपीरियल नोबल को ऐसे ही काम करना चाहिए जब वह अपना हक मांग रहा हो। जैसे ही वह पीछे हटती है लड़की उसे बदले में कुछ जानकारी देने की पेशकश करती है। जिजेल एक होलोग्राफिक पैनल ऑन करती है और कहती है कि उसके पिता आसानी से किसी की मदद नहीं करते। भाइयों की तस्वीर दिखाई जाती है और वह उसे उनसे सावधान रहने की सलाह देती है। वह समझाती है कि उसके आने से बाकी सब पर दबाव बढ़ गया है। कास्टोरिया फैमिली एक फौजी खानदान है लेकिन उसके उलट बाकी सक्सेसर्स में कमियां हैं। एक एलीट सोल्जर होने के नाते नया आने वाला उनके लिए एक बड़ा खतरा है। वह जल्दी मान लेता है कि भाइयों का डरना सही है क्योंकि उन्हें लगता है कि वह अपनी जगह खो देंगे। अचानक वह सीधा उससे उसकी अपनी पोजीशन के बारे में पूछता है और उसका चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है। वह पूछता है कि क्या उसे फैमिली का अगला हेड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वह सीधा जवाब देने से बचती है। वह कहती है कि वह लड़ाई में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन अगर कोई उसे उकसाएगा तो वह चुप नहीं बैठेगी। वह चेतावनी देती है कि वह भी इंतजार नहीं कर सकता। इसके साथ वह सलाह देती है कि मौका मिलते ही उसका फायदा उठाए। सोल्जर मुस्कुराता है और उसे वही सलाह देता है जो उसके नए भाई ने दी थी। जिजेल का मुंह थोड़ा खुल जाता है और हैरानी होती है। तुरंत बाद वह जोर से हंसने लगती है उसके अनोखे जवाब पर। जब वह संभलती है तो पूछती है कि क्या वह उसके सपोर्ट पर भरोसा कर सकती है अगर उसका दिन आया तो। मुस्कुराते हुए वह सपोर्ट का वादा करता है जब तक उसे कोई नुकसान न हो। वह हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है, उसे एक साथी मानती है और अपने नए भाई को गुड लक कहती है। वह चेतावनी देती है कि यह पहली और आखिरी बार है जब वह उसे ऐसा कहेगी। वह मान लेता है और कहता है कि उसे ऐसा सुनना अजीब लगेगा। अचानक पीछे घंटी बजती है जो डिनर का ऐलान करती है। फैमिली के निशान के सामने दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनका नया गठबंधन बन चुका है। एक बड़े डाइनिंग हॉल में बाकी फैमिली मेंबर्स पहले से ही टेबल पर बैठे हैं। दरवाजे खुलते हैं और नया मेंबर अंदर आता है। हॉल में हेड की बेटी के साथ टेबल पर दूसरा बेटा जोएल बैठा है, सबसे बड़ा बेटा निकोलस और हेड की पत्नी एवा कस्टोरिया। मैट्रियार्क नए मेंबर को संबोधित करती है, उसका स्वागत करती है और कहती है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है। लड़के का चेहरा गंभीर रहता है जब वह उस औरत को घूरता है जो फैमिली को चला रही है। आखिर में ईवा सबको बैठने को कहती है क्योंकि उसके पति जल्द ही आएंगे। जिजेल सर हिलाती है और अपनी जगह बैठ जाती है। जिजेल धीरे से उसे कहती है कि अपनी माँ को उसे उकसाने न दे क्योंकि उनके पिता उसे अंदरूनी लड़ाइयों से नहीं बचाएंगे। इसके साथ हिमालुस कमरे में आता है और टेबल पर सब खामोश हो जाते हैं। घर का हेड बस ऐलान करता है कि सब खाना शुरू करें। खाने से पहले हिमालुस इंसानियत के रक्षक को फॉर्मल ग्रीटिंग के साथ डिनर शुरू करता है। वह एम्पायर के पहले एम्परर का शुक्रिया अदा करके ग्रीटिंग खत्म करता है। जल्द ही टेबल पर बाकी सब भी खाना शुरू कर देते हैं। खाते हुए लड़का फैमिली के बर्ताव को देखता है। वह महसूस करता है कि टेबल पर सबका ध्यान उस पर है। सीन कुछ मिनट पहले वापस जाता है जब वह और जिजेल हॉलवे में थे। उस वक्त जिजेल समझा रही थी कि भाइयों का दबाव में होना उनकी लीडरशिप की लालसा दिखाता है। वह कंफर्म करती है कि दोनों ने शायद नए मेंबर के बारे में सारी जानकारी पढ़ ली होगी। वह बताती है कि निकोलस एक ब्यूरोक्रेट बन गया है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं क्योंकि वह लड़ाई में अच्छा नहीं है। जोएल के बारे में भले ही वह कम स्किल्ड है पर उसके सक्सेसर बनने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि वह एक सोल्जर है जिसे रिश्तेदारों का सपोर्ट है। आखिर में ईवा ने लूका को सावधान रहने को कहा था क्योंकि भाई किसी भी वजह से उसे उकसाएंगे। वापस प्रेजेंट में लूका समझ गया कि निकोलस और जोएल उसे इतना गौर से क्यों देख रहे थे। जैसे ही लूका ने खाना परोसा उसे अपने पिता की सलाह याद आई जो उसे मिल चुकी थी कि कैसे पेश आना है। लूका ने खामोशी से अपना मीट का टुकड़ा काटना शुरू किया। टेबल को देखते हुए लूका ने नोटिस किया कि हिमालुस खाना नहीं खा रहा था। हिमालुस घर का हेड आखिर में अपना फॉर्क मुंह तक ले गया और कहा कि उसे अपने पिता की उम्मीदों से आगे निकलना है। इस बीच एवा कमांडर की बेटी खामोशी से खाना खा रही थी। तुरंत बाद लूका ने भी अपना मीट का टुकड़ा तेजी से खाया।
मुस्कुराते हुए जोएल ने खामोशी तोड़ी और लूका का नाम पुकारा। आवाज सुनकर लूका ने खाना बंद किया और जोएल को घूरा, यह जानने के लिए कि वह क्या चाहता है। जोएल ने लूका को डांटा और कहा कि वह पहली मुलाकात में ऐसी बातें नहीं करना चाहता था। इसके साथ जोएल ने लूका के एटिकेट की कमी की आलोचना की और पूछा कि कोई बिना बेसिक्स जाने अब तक कैसे जी सकता है। आलोचना सुनते हुए लूका ने जोएल के बर्ताव और टेबल पर निकलस की खामोशी का विश्लेषण किया। अपने ऑब्जर्वेशन से लूका इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ निकलस से ही सावधान रहने की जरूरत है। जोएल ने उकसाना जारी रखा और पूछा कि क्या कोई जिसे 10 साल में एक मेडल नहीं मिला वह फैमिली का नाम लेने के लायक है। उकसाहट के बीच लूका ने टेबल को देखा और कस्टोरिया फैमिली की रेपुटेशन के बारे में सोचा। जवाब में लूका आगे झुका और सीधा जोएल को घूरा। लूका ने जोएल को अपनी कॉम्बैट स्किल्स टेस्ट करने की चुनौती दी, जो उसने एक बेहतरीन कैप्टन से सीखी थी, न कि एटिकेट की चिंता करके। चुनौती सुनकर जोएल हैरान रह गया और अपने नाइफ को जोर से पकड़ लिया। उस वक्त हिमालुस ने बहस में दखल दिया और लूका और जोएल दोनों को तुरंत रुकने का हुक्म दिया। अपने बचाव में जोएल ने कहा कि वह सिर्फ लूका को एक मिसाल दे रहा था। हिमालुस ने जोएल को डांटा और पूछा कि क्या उसे एहसास नहीं हुआ कि लूका को पहले से ही एटिकेट आता है। हिमालस ने जल्द ही खुलासा किया कि लूका ने सिर्फ न जानने का नाटक किया था और कंफर्म करने के लिए लूका से सीधा पूछा। जवाब देने के बजाय लूका ने बस अपने फॉर्क पर रखा मीट का टुकड़ा खा लिया। खाने के बाद लूका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि उससे बस गलती हो गई थी। इसके साथ लूका ने सफाई दी कि वह घबरा गया था क्योंकि वह पहली बार ऐसी जगह आया था। लूका के जवाब से जोएल के चेहरे पर साफ रिएक्शन दिखा। जल्द ही निकलस बात में शामिल हुआ और उस 7th रैंक्ड क्रॉस्ड सोर्ड मेडल का जिक्र किया जो लूका को मिला था। निकलस ने माना कि उसे बुरा लगा कि वह सोल्जर नहीं बन पाया, पर वह खुश है कि उसके पिता को लूका जैसा कोई मिला। इसके साथ जोएल ने निकलस से पूछा और इस बात को आलोचना की तरह लिया। शांति से निकलस ने अपना बचाव किया और कहा कि उसे गलत समझा गया है और उसे यकीन है कि जोएल भविष्य में बड़े काम करेगा। मौका पकड़कर लूका ने भी कहा कि उसे भी ऐसी स्थिति में बुरा लगा था। लूका ने समझाया कि उसके अफसर दबाव में थे और उसके पिता की वजह से उसे लड़ाई में भेजने से बच रहे थे। बहस जारी रही और भाइयों के बीच तनाव बढ़ता गया, हर शब्द के साथ टेबल पर सबके बीच। फैमिली की लड़ाइयां पुराने जख्म की तरह साफ दिखने लगीं। फिर भी लूका को यकीन था कि यह सीन वही है जो हिमालुस उससे चाहता था। नए पिता के रूप में लूका समझ गया कि उस गंभीर चेहरे के पीछे हिमालुस अंदर से संतुष्ट था। एवा के दखल से भाइयों के बीच लड़ाई खत्म हुई और डिनर एक शांत बैंकेट में बदल गया। इवेंट के दौरान एवा ने फॉर्मल तौर पर लूका को मेहमानों से लूकस कस्टोरिया के रूप में मिलवाया। इसके साथ कुछ लोग लूका से बात करने आए, यह जानते हुए कि जोएल के साथ बहस के बाद उससे डील करना आसान नहीं है। जिजेल के साथ कुछ जानकारी रिव्यू करने के बाद कस्टोरिया फैमिली के हिस्से के रूप में लूका का पहला दिन आखिर में खत्म हुआ। अपने कमरे में एक अचानक एहसास ने लूका को अलर्ट कर दिया। जल्द ही बेडरूम के दरवाजे पर एक आदमी की परछाई दिखी। बेड के पास आकर हिमालुस ने पूछा कि क्या लूका जाग रहा है। वेटरन ने देर रात के लिए माफी मांगी, पर लूका को चेतावनी दी कि उसे फैमिली में न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखनी होगी। जैसे हिमालस बोला, घर का हेड आर्म चेयर पर बैठ गया, हाथ में ग्लास लिए हुए। लूका ने अपनी हैरानी जताई, यह याद करते हुए कि अल्कोहल कॉम्बैट में इस्तेमाल होने वाले नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालती है। हिमालुस ने ड्रिंक ऑफर की, पर लड़के ने मना कर दिया और कहा कि आर्कीज विक्टिमा सीखना ही काफी है। आखिर में कमांडर ने एक वेटरन के रूप में लूका को सलाह दी, समझाया कि इस जगह पर लंबे समय तक टिकने के लिए थोड़ी बुराई की जरूरत होती है। उस वक्त लूका ने हिमालुस से इंसानियत की जरूरत के बारे में पूछा, क्योंकि हिमालुस ने इसे इंसानियत के बॉक्स की चाबी कहा था। लूका के चेहरे पर पसीने की बूंद गिरी जब उसे याद आया कि जो ऐसा सोचते थे वह लीजन द्वारा सबसे पहले खाए गए थे। जब लूका ने इशारा किया कि हिमालुस नशे में है, तो हिमालुस ने उसे अपनी सलाह को फैमिली बनने का तोहफा मानने को कहा। उसके जैसे खड़े होते हुए फैमिली हेड ने लूका को याद दिलाया कि यह बैटलफील्ड नहीं है और उसे कोई हॉबी ढूंढनी चाहिए। कुछ देर बाद हिमालुस ने लूका के कंधे पर हाथ रखा। सलाह देने के बाद हिमालुस मुड़ा और कमरे से चला गया। अकेले लूका सोचने लगा कि वह बुराई कैसे ढूंढे जब इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना ही इतना मुश्किल है। उसने खुद से पूछा कि क्या कमांडर चाहता है कि वह किन्वन जैसा बने, भले ही वह जानता था कि इरेगुलरिटीज जज्बातों की वजह से हो सकती हैं। खड़े होने के बाद लूका ने पूछा कि सेंचुरियन का हेड उससे ऐसी बातें कैसे कह सकता है। मुलाकात ने बुराई के बारे में सलाह के साथ हिमालुस का एक ऐसा पहलू दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लूका ने नतीजा निकाला कि उसे एक बेमतलब की सलाह मिली है, जैसे हिमालुस एक नॉर्मल पिता की तरह बिहेव कर रहा हो। कास्टोरिया हाउस में दूसरे दिन लूका ने जिजेल के साथ प्रॉपर्टी का दौरा किया, जबकि वह अपने प्लान्स पर फोकस कर रहा था। जल्दी ही जिजेल एक दरवाजे के सामने रुकी, पैनल ऑन किया और उनके आने की खबर दी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज रोशनी लूका के चेहरे पर पड़ी। लूका के सामने एक बहुत बड़ा हथियार खाना था जो पूरी इमारत में फैला हुआ था। लूका ने पूछा क्या जिजेल इस जगह की जिम्मेदार है, और जिजेल ने बस अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जिक्र किया।
फिर उसने बताया कि हथियारों की देखभाल उनके परिवार की औरतों की परंपरा है, जिसमें उसकी माँ हेड है और वह खुद अगली वारिस है। चलते हुए लूका ने कहा कि जिजेल ऐसी नहीं लगती जो ग्रीस पसंद करे, पर फिर उसने मैट्रियार्क की हुनर के बारे में सुना। लूका खामोशी से सुनता रहा। जिजेल ने फिर से कहा कि यह सब उनके परिवार की पुरानी परंपरा है। उसने आगे कहा कि यह हथियार खाना कास्टोरिया परिवार की असली ताकत दिखाता है। जब जिजेल ने लूका को बुलाया, वह पहले ही आगे खड़ा था, रोशनी की एक किरण के नीचे कुछ देख रहा था। उसका ध्यान एक बड़े कॉम्बैट रोबोट पर था, जो कमरे में सबसे अलग दिख रहा था। जैसे ही लूका पास गया, उसने देखा कि मशीन के शरीर पर कई बार मरम्मत के निशान थे। थोड़ी देर बाद लूका को समझ आया कि उसका दायां हाथ बाएं से बड़ा है, शायद किसी खास हथियार के लिए बदला गया था। जिजेल पास आई और पूछा कि क्या इसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने बताया कि यह सिला आर्मर है, जो कास्टोरिया परिवार के एक पूर्वज की निशानी है। उसने कहा कि भले ही आज इसे मिर्मिडोन से कमतर माना जाता है, पर यह आर्मर उनके लिए एक अनमोल खजाना है। उस कॉम्बैट रोबोट की तस्वीर लूका के दिमाग में बैठ गई। बाद में हिमेलस के साथ चलते हुए लूका ने पूछा कि बुजुर्ग इतनी दूर क्यों रहते हैं। हिमेलस ने समझाया कि बुजुर्ग सिर्फ सलाहकार होते हैं और परिवार का मुख्य कोई कठपुतली नहीं हो सकता। जल्दी ही हिमेलस ने बताया कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दोनों सिल्वर पैलेस की इमारत के सामने रुके। अंदर जाते हुए हिमेलस ने बताया कि कुल 7 बुजुर्ग हैं और वहां तक पहुंचने के लिए जिंदा रहना ही उनकी काबिलियत का सबूत है। फिर लूका ने पूछा कि कितने बुजुर्ग उसके गोद लेने के खिलाफ थे। हिमेलस ने बताया कि 2 खिलाफ थे, 4 चुप रहे और सिर्फ 1 हक में था। हिमेलस ने कहा कि उसके ज्यादातर फैसले मंजूर हो जाते हैं और उसने लूका से कहा कि वह विरोध की चिंता न करे। हिमेलस ने बस इतना कहा कि यह इमारत दिखने से ज्यादा मजबूत है। लंबे कॉरिडोर में दोनों खामोशी से आगे बढ़ते रहे। एक बड़े दरवाजे के सामने परिवार के मुख्य ने अपने हाथ से एक्सेस पैनल ऑन किया। एक बड़ा कमरा जो घनी धुंध से भरा था, उनके सामने खुल गया। धुंध के अंदर से बुजुर्गों की आवाजें आईं, जो लूका के वहां होने पर सवाल उठा रही थी। लूका के कंधे पर हाथ रखकर हिमेलस ने फॉर्मल तौर पर उसका परिचय लूकस के रूप में दिया। सिंहासन के सामने बुजुर्गों ने लूका को देखा और उसके जिंदा रहने की क्षमता पर टिप्पणी की। जल्दी ही एक सिंहासन से आवाज आई जिसने लूका को करीब आने को कहा। लूका अकेला धुंध में आगे बढ़ा। हाथ के इशारे से बुजुर्ग ने लूका को और आगे आने को कहा। उस पल का दबाव लूका के चेहरे पर साफ दिख रहा था। आखिरकार लूका एक सिंहासन से कुछ कदम दूर रुक गया। एक तेज हरकत में बुजुर्ग का हाथ आगे बढ़ा और उसने लूका के चेहरे को छुआ। बुजुर्ग ने लूका को लंबी उम्र की दुआ दी और सलाह दी कि वह केओस को निगल ले बजाय उसमें बह जाने के। जल्दी ही बुजुर्ग ने उन अनदेखी चीजों पर टिप्पणी की जो अब लूका के आसपास थी। हाथ अभी भी चेहरे पर था। लूका ने बस जवाब दिया कि वह समझ गया। फिर लूका मुड़ गया और सिंहासन से दूर चला गया। एक बुजुर्ग ने बात बदलकर सक्सेशन की बात छेड़ दी, जबकि दूसरे ने कहा कि मेहमान को पहले चले जाना चाहिए। हिमेलस लूका के साथ खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कमांडर ने कहा कि लूका का वहां रुकना ठीक है। इस अचानक भरोसे को देखकर लूका ने हिमेलस को देखा। इसके साथ ही एक बुजुर्ग हिमेलस की बात मान गया और आगे बढ़ने के लिए राजी हो गया। मीटिंग खत्म होने पर दोनों रात के आसमान के नीचे सिल्वर पैलेस से बाहर निकले। चलते हुए लूका थोड़ी देर खामोश रहा। जल्दी ही लूका ने खामोशी तोड़ी और हिमेलस से पूछा कि उसने उसे रुकने क्यों दिया। फिर हिमेलस मुड़कर बोला कि लूका को जवाब खुद मिल जाएगा। इस तरह उसके नए परिवार के घर में आखिरी दिन करीब आ रहा था। जाने की तैयारी में लूका ने आखिरी बार अपने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन उसके जाने में एक अनजान शख्स ने रुकावट डाल दी। एक लड़के ने सीधा लूका पर बंदूक तान दी और पूछा कि क्या यह सच है कि लूका गोलियों से बच सकता है। एमिलियो हिमेनेज का बेटा बिना किसी डर के लूका को घूर रहा था। इस पर लूका ने एमिलियो को बंदूक हटाने की चेतावनी दी, पर एमिलियो ने धमकी का मजाक उड़ाया और लूका को उसके ओरिजिन पर उकसाया। उकसाने का लूका पर कोई असर नहीं हुआ। एक पल में एमिलियो ने ट्रिगर दबा दिया, जबकि लूका साइड में हट गया। गोली लूका के पीछे दीवार पर लगी और हवा में सिर्फ धुएं की लकीर छोड़ गई। हैरान होकर एमिलियो चिल्लाया कि लूका को गोली से नहीं बचना चाहिए था जब तक वह रिएक्ट न करता। लूका ने आगे बढ़कर बंदूक छीन ली। लूका ने बस एमिलियो को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। नीचे एमिलियो अपने प्यारे के खो जाने पर जोर जोर से रोने लगा, जो हुआ था उसके लिए। जैसे ही लूका दूर गया, उसने एमिलियो से कहा कि जाकर अपने पिता को सब बता दे। हाथ में बंदूक लिए लूका ने बात पूरी की और कहा कि एमिलियो कह दे कि उसके अंकल ने उसे मारने की कोशिश की। उसी पल निकोलस हॉलवे में भागते हुए आया। एमिलियो का नाम पुकार रहा था। अपने पिता को देखकर एमिलियो रोने लगा और उन्हें बुलाने लगा। सीढ़ियों के ऊपर से लूका खामोशी से यह सब देख रहा था। घर की मेड्स भी दूर से बिना बीच में आए देख रही थी। अपने बेटे को गोद में लिए निकोलस ने ऊपर देखा और लूकस को पुकारा, नाम। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ था। सबके सामने लूका ने समझाया कि उसे एमिलियो को डिसिप्लिन करना जरूरी था, क्योंकि उसने एक बड़े पर बंदूक तानी थी। लूका ने आगे कहा कि वह उम्मीद करता है कि एमिलियो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। उसी पल निकोलस अपने बेटे की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या यह सच है कि उसने ऐसा किया था।
सिचुएशन समझकर निकोलस ने एमिलियो के बर्ताव पर गुस्सा दिखाया, पर जल्दी ही संभल गया। फिर भी लूका ने निकोलस की बात काटी और पूछा कि क्या वह कुछ नहीं करेगा क्योंकि कोई मर सकता था। निकोलस ने सुझाया कि वह थोड़ी देर अकेले में बात करें। दोनों आदमी बात आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइवेट कमरे में गए। अंदर जाकर लूका खामोशी से इंतजार करने लगा। जैसे ही निकोलस बैठा, उसने लूका का नाम लेकर बात शुरू की। निकोलस ने टिप्पणी की कि बाकी लोग शायद सोचें कि वह लड़ रहे हैं। इसके बावजूद निकोलस पर इल्जाम लगा कि वह अपने बेटे का इस्तेमाल अलायंस के शक को हटाने के लिए कर रहा है और उसने खतरों पर अफसोस जताया। बिना डरे लूका ने ठंडे दिल से जवाब दिया कि वह बाद में एक और बेटा पैदा कर सकता है। एक लापरवाह इशारे के साथ लूका ने इसे एक छोटी समस्या कहकर नजरअंदाज करने को कहा। निकोलस ने तब बताया कि वह पहले से ही जिजेल के साथ अलायंस के बारे में जानता था। लूका ने निकोलस को चेतावनी दी कि अगर वह जिजेल के साथ रहा तो जूप सक्सेसर बन सकता है। निकोलस ने समझाया कि अगर जूप सत्ता में आया तो उसकी जान खतरे में होगी। निकोलस के सामने बैठकर लूका ध्यान से सुन रहा था। निकोलस ने बताया कि दिखावे के बावजूद जूप के पास काफी सपोर्ट है और वह लूका को एक रुकावट मानता है। निकोलस ने अफसोस जताया कि न तो उसके पास और न ही जुप के पास हिमेला जैसी ताकत है। उसी पल लूका ने पूछा कि निकोलस बिना काबिलियत वाले इंसान से दबाव क्यों महसूस कर रहा है, पर जवाब आसानी से नहीं मिला। तब बताया गया कि जब का मिलिट्री बैकग्राउंड उसे परिवार के एक हिस्से का सपोर्ट दिलाता है। यह भी जोड़ा गया कि कुछ लोग हिमेला जैसी ताकत वाले के बजाय कमजोर लीडर पसंद करते हैं। इस खुलासे ने लूका को समझा दिया कि हिमेला की ताकत ही वह वजह है जिसके लिए कुछ लोग कमजोर सक्सेसर चाहते हैं। लूका ने फिर बुजुर्गों के साथ हुई मीटिंग याद की और लीडर के असली रोल पर सोचा। इसके बाद लूका ने पूछा कि निकोलस उससे क्या चाहता है। जवाब यह था कि निकोलस को अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक ओपोनेंट चाहिए। एक पल में लूका समझ गया कि पूरा प्लान, जिसमें एमिलियो का खतरा भी शामिल था, इसी पल के लिए बनाया गया था। लूका को जिजेल की चेतावनी याद आई कि निकोलस ही वह है जो हिमेला जैसा दिखता है, और वह उठ गया। निकोलस ने उम्मीद जताई कि वह समझ गया होगा, पर लूका ने एक सवाल से उसे हैरान कर दिया। लूका जानना चाहता था कि अगर वह सक्सेसर पोजीशन से आगे बढ़ने जितना ताकतवर बन गया तो क्या होगा। बिना मुड़े निकोलस ने बस जवाब दिया कि उस केस में भी लूका को सत्ता बनाए रखने के लिए एक साथी की जरूरत होगी। एक तेज मुस्कुराहट के साथ लूका ने जवाब दिया कि उसका सवाल मजाका नहीं था। निकोलस मुड़ गया और सोचा कि पहले वह मानता था कि नोबल्स की जिंदगी बिना समस्याओं के होती है। जैसे ही निकोलस दूर गया, लूका ने मदद की पेशकश की और याद दिलाया कि घर में उसका पोजीशन भी सबसे नीचा है। आखिरकार सुझाया गया कि किया गया वादा निभाने के लिए लूका जिजेल को बात की सारी जानकारी दे सकता है। दरवाजे से निकोलस चिल्लाया कि लूका सोच सकता है कि वह खास है, पर उस तरह से कास्टोरिया के रूप में पहचान मिलना मुश्किल होगा। लूका खाली कमरे में खामोश रहा। पिछली बातचीत ने लूका को अपनी समस्याओं पर सोचने पर मजबूर किया। जैसे ही वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, जल्दी ही सीन बदला और दिखाया लूका और हिमेला साथ सफर कर रहे थे। अपनी यूनिफॉर्म में लूका ध्यान से एक कार्ड देख रहा था जिस पर परिवार का निशान था। उसके साथ कमांडर हिमेला बीच में, एक होलोग्राफिक डेटा पैनल के साथ। हिमेला वेटरन ने लूका से पूछा कि क्या उसे परिवार में कोई दिलचस्पी है। लूका ने बस कहा कि यह कुछ खास नहीं है। पिछले कुछ दिनों की थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। लूका ने फिर परिवार के घर में रहने के दौरान उम्मीदों से ज्यादा करने की कोशिशों को याद किया। यह यादें हिमेला की फैमिली मैन वाली छवि के उलट थी, सख्त कमांडर लूका न्यू के साथ। जैसे ही लूका ने परिवार का कार्ड पकड़ा, उसके ख्यालों का सिलसिला अचानक टूट गया। एक अजीब ग्लिची फिगर पैनल पर चमकी जो सिस्टम में गड़बड़ का इशारा था। कुछ ही पलों बाद पूरी गाड़ी जोर से हिलने लगी। एक टक्कर ने ट्रांसपोर्ट को जोर से रास्ते से भटका दिया। अचानक लूका को समझ आया कि गाड़ी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है। हिमेला हालांकि बिल्कुल शांत रहा और लूका से कहा कि चिंता न करे। बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने पहले से ही हमले की तैयारी कर रखी थी और गद्दार उनका इंतजार कर रहे थे। उनके रास्ते के अंत में हिमेला ने इशारा किया कि मदद 10 मिनट में पहुंच जाएगी और उन्हें बस तब तक रुकना था। लूका ने एक हथियार उठाया, लड़ाई के लिए तैयार होने लगा, लेकिन हिमेला ने उसे रोका और कहा कि वह गाड़ी से बाहर निकल जाएंगे ताकि आसान निशाना न बने। इस सुझाव ने लूका को एक पल के लिए हैरान कर दिया। वह जल्दी ही समझ गया कि हिमेला की पोजीशन में पायलट करना एक जरूरी हुनर है। बिना डरे कमांडर कंट्रोल्स की तरफ गया और इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया। फिर हिमेला ने लूका को तसल्ली दी, समझाया कि गाड़ी गिरने के झटके को एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे ही ट्रांसपोर्ट जमीन की तरफ गिरा, हिमेला ने लूका को एक सवाल के साथ पुकारा। गिरते हुए हिमेला ने लूका से पूछा कि वह उनकी हालत के बारे में क्या सोचता है। लूका चिल्लाया कि हिमेला खुद को बेट बना रहा है। हिमेला ने प्लान की पुष्टि की, समझाया कि यह इसलिए था ताकि बारबरा दुश्मन का भरोसा जीत सके। कुछ पलों बाद कमांडर ने लूका को टक्कर के लिए तैयार रहने को कहा और लूका ने बस बारबरा का नाम चिल्लाया। गाड़ी जमीन से टकराकर एक बड़े धमाके के साथ फट गई। मलबे के बीच आग और धुआं आसमान में फैल गया। अचानक कंपार्टमेंट का दरवाजा जोर से दूर जा गिरा।
थोड़ी देर बाद लूका मलबे से बाहर निकला, अपनी जान बचने की पुष्टि की। सुनसान इलाके को देखते हुए लूका ने सोचा कि क्या वह 10 मिनट तक कहीं छुपने की जगह न होने पर टिक पाएंगे। लूका के कंधे पर हाथ रखकर हिमेला ने कहा कि दुश्मन ने गाड़ी को गिरते देख लिया है और वह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लूका की नजर दूर क्षितिज पर गई, जहां उसने देखा कि हिमेला भी वही देख रहा था। उस पल लूका की आंख चमक उठी, जो इस बात का इशारा था कि वह तैयार है। बहुत दूर एक स्पेस स्टेशन खामोशी से ग्रह के चारों तरफ घूम रहा था। अपनी जगह से वह दुश्मनों को करीब आते देख सकते थे, तेजी से और तेजी से, अपना हथियार पकड़कर।